लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का नमस्कार। सुख दुख, हार जीत, आशा निराशा, जीवन में उतार चढ़ाव, इन्हीं सभी का नाम तो जिंदगी है, जीवन है। और इस जीवन को व्यवस्थित करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है जीवन प्रबंधन की। जीवन प्रबंधन एक ऐसा विषय है जिसे सीखने की हर किसी को ज़रूरत है। जिंदगी का हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है, लेकिन यदि हम बिल्कुल भी होश में नहीं हैं, किसी भी बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो हम जीवन प्रबंधन से कैसे क्या फ़ायदा ले पाएंगे? क्योंकि जीवन प्रबंधन से उसी को फ़ायदा है जो जीवन में एक बार भूल करता है, उससे कुछ ना कुछ सीख लेता है और उस भूल को दोबारा नहीं करता है। इस जीवन प्रबंधन का हमारे कोरोना काल में क्या सदुपयोग हो सकता है और इस लॉकडाउन और इस कोरोना के समय में हमें जीवन में किस तरह से अपने आप को व्यवस्थित रखना है, किस तरह से अपनी लाइफ मैनेज रखनी है। जीवन में प्रबंधन क्या है और जीवन में प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी और जीवन प्रबंधन के क्या क्या उपाय हो सकते हैं और इस जीवन प्रबंधन का क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और सामाजिक क्या प्रभाव हो सकता है, इन सब के बारे में हमें जानकारी दी प्रोफेसर डॉक्टर राजू प्रसाद अहरवाल छतरपुर से। मैं डॉक्टर राजू प्रसाद अहरवाल, सहायक प्राध्यापक संस्कृत विभाग, शासकीय महाराजा महाविद्यालय छतरपुर। आज की वार्ता का विषय एक जंग जिंदगी के लिए संदर्भ में जीवन प्रबंधन। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन शब्द प्र उपसर्ग बंध धातु में घई प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है बांधना। किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रबंध ही प्रबंधन कहलाता है। जैसे बाढ़, जल, प्रदूषण, आपदा, बीमारी आदि से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए जो प्रबंध किया जाता है उसे प्रबंधन कहते हैं। नंबर 2, जीवन प्रबंधन क्या है? प्रबंधन शब्द पर उपसर्ग बंध धातु में ल्युट प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ है बंधन, जोड़ या गांठ। जीवन प्रबंधन अस्त व्यस्त, बेतरतीब और अनिश्चितता भरी जीवन पद्धति को व्यवस्थित, सुदृढ़ एवं निश्चित बनाने का नाम ही जीवन प्रबंधन है। अर्थात जीवन में आने वाली विपत्तियों को रोकने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं उन्हें जीवन प्रबंधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रबंधन का अर्थ है बांधना। मनुष्य अपने जीवन के आचार विचार, रहन सहन, रीति रिवाज को धर्म, समाज, राष्ट्र व कानून के दायरे में बांधकर जीवन को संयमित कर सादा जीवन उच्च विचार की परिकल्पना के साथ जीता है। जीवन जीने की इस कला को जीवन प्रबंधन कहते हैं। वर्तमान में कोरोना जैसी भयंकर महामारी ने हम सबको जीवन जीने का नया तरीका सिखाया है, जिसमें हम सरकारी नियमों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी बनाकर, मास्क पहनकर, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहकर, अफवाहों से दूर रहकर अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें मानकर अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी भयंकर महामारी की जंग हम जीत पाएंगे। यही जीवन प्रबंधन है। जीवन प्रबंधन एक ऐसा विषय है जिसे सीखने की जरूरत हर किसी को है। जिंदगी का प्रत्येक पल हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। यदि आज भी हम जीवन जीने के तौर तरीके नहीं सीखे और इन भूलों को, जैसे मास्क ना लगाना, भीड़ भाड़ में जाना, यहाँ वहाँ थूकना, सामाजिक दूरी का पालन ना करना, दोहराते रहे तो आने वाला हमारा भविष्य अंधकारमय हो सकता है। हम लोग पूरे जीवन भर खुशियाँ तलाशते हैं, फिर भी हमें वह संतुष्टि नहीं मिल पाती जिसकी हम तलाश करते हैं। वह सुकून नहीं मिल पाता जो हमें आत्म संतुष्टि दे सके और सार्थकता का अनुभव करा सके। हमें अपनी इच्छाओं में से ही सही और सारगर्भित इच्छाओं को तलाशना होगा, तभी हम अपने जीवन का प्रबंध समुचित रूप से कर पाएंगे। जीवन को समुचित नियमों में बांधना ही जीवन प्रबंधन है। तीसरा प्रश्न आता है, जीवन प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी?
मानव जीवन को सुरक्षित और संयमित जीवन जीने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके दो कारण हैं। नंबर 1, सामाजिक कारण। वर्तमान समय में समाज में ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, लोभ, मोह, हिंसा, चोरी, झूठ, नशा, काम, मिथ्याचार जैसी बुराइयों का बोलबाला हो गया है। इस प्रकार की बुराइयों के पनप जाने से साधारण व्यक्ति का जीवन जीना मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है। अतः शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी। दूसरा कारण, वर्तमान में फैली कोरोना महामारी से बचाव के लिए जीवन प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी। कोरोना महामारी जैसे ही भारत में आई तो जनता कर्फ्यू लगाया गया और लॉकडाउन लागू किया गया। लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो जाने और घरों में रहने के कारण लोगों की दैनिक दिनचर्या पर विपरीत प्रभाव पड़ा। दैनिक जीवन में कई बदलाव आए, कुछ कठिनाइयां आई, कुछ सीखने को मिला। लॉकडाउन में घरों में रहने से बीमारी के भय से जो दैनिक दिनचर्या बिगड़ी तो मानसिक तनाव भी बढ़ा। उस मानसिक तनाव का प्रबंधन कैसे किया जाए और पुनः पूर्ववत दिनचर्या और खुशहाल जीवन कैसे जिया जा सके। लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। लॉकडाउन लागू किया जा रहा है ताकि संक्रमण से बचाव हो सके, लेकिन फिर भी लोग अपने मन, वाणी और शरीर पर नियंत्रण न कर पाने के कारण जान जोखिम में डाल रहे हैं। सामाजिक दूरी न बनाना, मास्क न लगाना तथा भीड़ भाड़ में जाना कर रहे हैं, जिसके कारण मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी से जंग जीतने के लिए, जीवन को स्वस्थ और सुखमय बनाने के लिए शासकीय नियमों का पालन करना, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना, घरों में रहना, अफवाहों से बचना, बुखार या सांस लेने में तकलीफ होने पर अस्पताल में जाकर चेक कराना। इस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जीवन प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी। जीवन प्रबंधन के उपाय। मनुष्य का जीवन ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि के कारण ऊहापोह की स्थिति में बना रहता है, जिसके कारण वह सुखी व शांतिपूर्वक जीवन नहीं जी पाता है। जीवन को सुखमय, स्वच्छ, निर्बाध रूप से यदि व्यतीत करना है तो हमें जीवन प्रबंधन सीखना होगा। जीवन प्रबंधन तभी संभव हो सकता है जब हम मन, वाणी और शरीर से संयत रहना सीख लेंगे। बुद्ध ने जीवन प्रबंधन के संदर्भ में मग्ग वग्ग की 9वीं गाथा में कहा है कि शरीर, वाणी, नेत्र एवं मन का संयमित होना आवश्यक है। जीवन प्रबंधन के 3 उपाय हैं: मन, वाणी और शरीर। मन से संयत रहना। कोई कहे कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी को रोकने में मन का क्या लेना देना। मैं कहता हूँ मन ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी कार्यों का मूल मन होता है। मन में जो भाव या विचार उत्पन्न होते हैं, वाणी और शरीर के द्वारा वह कार्य रूप में परिणत होते हैं। मन में 2 प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। कोरोना महामारी के संदर्भ में चाहे वह मजदूर हो, व्यापारी हो, छात्र हो, अभिभावक हो, कृषक हो, सभी के मन में एक ही चिंता है कि मेरा भविष्य क्या होगा। ऐसा सोच सोचकर मनुष्य दुखी एवं अवसादग्रस्त होकर मनोरोग का शिकार हो सकता है। इसलिए मन में नकारात्मक विचार न आने दें। सकारात्मक सोच के साथ मन को संयत रखना अनिवार्य उपाय है। मनुष्य को अपना मन सदैव प्रसन्न एवं पवित्र रखना चाहिए। शासन द्वारा जो नियम लागू किए जाते हैं, मन से उनका पालन करें। मन में कभी हार ना मानें। मन में सदैव ऐसे भाव लावें कि कोरोना रूपी दुख दूर होगा और पुनः संसार खुशहाल होगा। जीवन प्रबंधन के लिए मन के संयम के संबंध में बुद्ध ने धम्मपद के कोध वग्ग की 13वीं गाथा में कहा है कि मनोपकोपम रखेय मनसा संबुतोषिया मनोदुश्चरितम हित्वा मनसा सुचरितम चरे। अर्थात मन के क्रोध की रक्षा करें, मन से संयत रहें, मन के दुष्चरित्र को त्याग कर मन से अच्छे चरित्र का आचरण करें। नंबर 2, वाणी से संयत रहना। जीवन प्रबंधन में द्वितीय स्थान वाणी का है। वाणी से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। वाणी के संयम को हम कोरोना महामारी और सामाजिक रूप में जीवन प्रबंधन का उपाय मानते हैं। जैसे कोरोना के संदर्भ में अफवाहें ना फैलाएं, ना फैलने दें। एक दूसरे से बात कर धैर्य और साहस दिलाएं।
अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों से मधुर वाणी में धैर्य और साहस रखने की बात करें। मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, भीड़ भाड़ में ना जाने, साबुन से बार बार 20 सेकंड तक हाथ धोने एवं शासन के नियमों का पालन करने की बात करें। इस प्रकार वाणी के संयम से हम कोरोना की जंग जीत सकते हैं। सामाजिक संदर्भ में सामाजिक जीवन में सुख शांति के लिए वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। समस्त प्राणियों के साथ मधुर एवं प्रिय वाणी बोलना चाहिए। वाणी के महत्व पर बुद्ध ने कोदभग की 12वीं गाथा में कहा है कि वाचोपकोपम रखे वाचाय संबुतो सिया वचो दुच्चरितम हित्वा वाचाय सुचरितम चरे। वाणी के क्रोध की रक्षा करें, वाणी से संयत रहें, वाणी के दुष्चरित्र को त्याग कर अच्छे चरित्र का आचरण करें। इसी संदर्भ में गौतम बुद्ध ने दंडवग की 5वीं गाथा में कहा है कि माँ वोच फरुषम कंची बुत्ता पटी बदेयुतम दुखा ही सारंभ कथा पट्टी दंडा फुस्सेयुतम। अर्थात किसी से कठोर वचन मत कहो। कठोरता से बोले गए मनुष्य तुम्हें वैसा ही उत्तर देंगे। कठोर वचन दुखदायी होते हैं और प्रतिहिंसा की भावना उत्पन्न करते हैं। अतः स्पष्ट है कि हम वाणी के संयम के द्वारा कोरोना महामारी और सामाजिक जीवन का प्रबंधन कर सकते हैं। नंबर 3, शरीर से संयत रहना। हाथों से नाक, मुंह, कानों को बार बार ना छूना, मुंह पर मास्क लगाना, हाथों को बार बार 20 सेकंड तक धोना, भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाना, बिना काम के इधर उधर ना घूमना आदि। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन योग, शारीरिक व्यायाम आदि करना से भी हम कोरोना की जंग जीत सकते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से उत्तम जीवन यापन के लिए शरीर का संयम अनिवार्य है। जैसे मनुष्य का शारीरिक हाव भाव ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी को दुख हो। बुद्ध ने कोदभग की 11वीं गाथा में कहा है कि कायप्य कोपम रखे कायेन संबुतो सिया काय दुश्चरितम हित्वा कायेन सुचरितम चरे। अर्थात शरीर के क्रोध की रक्षा करें, शरीर से संयत रहें, शरीर के दुष्चरित्र को त्याग कर शरीर से अच्छे आचरण करें। जीवन प्रबंधन के उपायों के बारे में बुद्ध ने भिक्खुवग की 2री गाथा में कहा है कि कायेन समरो साधु साधु वाचाय समरो मनसा समरो साधु साधु सब्बत्थ समरो। यदि आँखों, कानों, मन, जीभ, शरीर और वाणी का संयम अच्छा है तो उसका सर्वत्र अच्छा है। 5वीं बात आती है जीवन प्रबंधन का प्रभाव या महत्व। कोरोना जैसी महामारी से मानव जीवन विचलित हुआ है। जीवन प्रबंधन का महत्व 6 स्तरों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नंबर 1, व्यक्ति प्रबंधन से व्यक्ति अपने आचार विचार, रहन सहन, दैनिक दिनचर्या, कार्य व्यवहार को सुचारू रूप से अच्छी तरह संपन्न कर मानसिक और शारीरिक समस्याओं को अपने मन पर हावी नहीं होने देता है। नंबर 2, परिवार उचित जीवन प्रबंधन का प्रभाव व्यक्ति पर, परिवार के सभी सदस्यों का मान सम्मान, शांतिपूर्ण पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन पर स्पष्ट दिखाई देता है। नंबर 3, समाज जीवन प्रबंधन का प्रभाव सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक संगठन, सामाजिक दायित्व, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक उन्नति पर पड़ता है। नंबर 4, राज्य के नागरिकों का जीवन प्रबंधन यदि अच्छा है तो राज्य में पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य एवं विकास के साथ साथ उन्नति, खुशहाली एवं प्रसन्नता दिखाई देती है। नंबर 5, राष्ट्र या देश जिस देश के सभी नागरिक अपने अपने जीवन प्रबंधन को समझते हैं उस देश की उन्नति और चहुमुखी विकास होता है। शांति, सौहार्द, भाईचारा से युक्त होकर सभी नागरिक सदाचारपूर्ण जीवन यापन कर देश की उन्नति और विकास में अपना योगदान देते हैं। नंबर 6, विश्व या संसार जिनका जीवन प्रबंधन अच्छा होता है वह अपने पराये में भेद नहीं करते, सभी प्राणियों, सभी संपत्तियों, सभी स्थानों को अपने समान ही समझते हैं। उनके मन में सदैव वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है।
अंत में हम कह सकते हैं कि जीवन प्रबंधन का प्रभाव व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य जीवन शैली पर पड़ता है। उचित जीवन प्रबंधन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे डॉक्टर राजू प्रसाद अहरवाल छतरपुर से, जो हमें जानकारी दे रहे थे जीवन प्रबंधन के। हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा भाव में लगे रहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन की खुशी का आधार ही सेवा भाव मान लिया है। ऐसे ही हैं बिमला सोमन जी, छतरपुर से हैं, इनसे हमने बात की, आइए सुने। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बिमला सोमन जी हम अपने कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए में। बिमला सोमन जी, हम जानना चाहेंगे कि आप समाज की सेवा से जुड़े हैं, तो किस तरह की समाज सेवा कर रहे हैं और कब से इस काम में लगे हुए हैं? जी जी, आजकल तो ये लॉकडाउन का काम चलता है, लॉकडाउन चल रहा है तो मास्क बनाने का काम कर रहे हैं अभी तो। अच्छा। क्या है, अभी मास्क बनाने के लिए टाइम भी मिल जाता है। मैं 5 मई तक मेरी रिटायरमेंट था, 30 तारीख को मैं स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ इसमें थी, हॉस्पिटल में, जिला चिकित्सालय में नर्सिंग इंचार्ज के पोस्ट में थी। अच्छा, नर्सिंग सिस्टर के पोस्ट में थी। जी। तो रिटायर हो गई हूँ उनको। अब तो क्या है, समय भी मिल जाता है अच्छे से मास्क वगैरह बनाने के लिए। तो ये अभी फेस मास्क का चल रहा है कोरोना केस में, तो मास्क बना के हॉस्पिटल में भी ले जाती थी वहाँ पे बांटने के लिए, वहाँ मरीजों के रिश्तेदारों को और पेशेंटों को भी दे देती थी। तो इस तरह अभी भी बनाते हैं मास्क हम लोग, दोनों जन बनाते हैं, मिस्टर भी बनाते हैं, मैं घर के काम से फ्री होके फिर मैं भी बनाती हूँ। तो कई लोग अभी भी लेके जाते हैं मास्क, पूछते हैं रखा है क्या, तो फिर वो उनको बोल देते हैं आ जाइए, तो 15-20 मास्क उनको भी दे देते हैं। गांधी आश्रम में भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जितने लेबर स्टाफ वगैरह हैं उनको भी बांट देते हैं। तो वहाँ से भी हम लोग का संपर्क है, वहाँ पे गांधी आश्रम में थोड़ा वहाँ पे ये खेती वगैरह इसका थोड़ी सी जगह में सब्जी वगैरह लगाए हैं। केरल से टपियोका करके एक है जिससे साबूदाना बनता है। अच्छा। तो वो वाला उसका कंद लगाए हैं, तो हम लोग बीच बीच में वहाँ पे भी जाते हैं, अपना टाइम पास कर लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं तो समय व्यस्त रखना ही है, नहीं तो फिर बीमार पड़ जाएंगे घर में बैठ के। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जो मास्क बनाते हैं इसके लिए कपड़ा कहाँ से आता है और किस क्वालिटी का कपड़ा खरीदते हैं और बनाते किस तरह से? अलग अलग लेयर में आते हैं, कितने लेयर वाले आप बनाते हैं? जी, पहले तो 2 लेयर का बनाते थे डबल का, पर अब सिंगल लेयर का बना रहे हैं। अच्छा। अभी तो क्योंकि अभी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, बीच में तो सिंगल इसका बनाए थे, डबल इसका बनाए थे, डबल लेयर का। कपड़ा खरीदते हैं। कपड़ा खरीदते हैं? जी, हम लोग ने कपड़ा है ना अभी 7-8 बार 8-10 बार खरीद लिए हैं, 10-10 मीटर एक बार खरीद लेते हैं, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर और खरीद लेते हैं। उसका नाड़ा अलग से आता है, वो भी खरीद लेते हैं इकट्ठा। अच्छा। 2-4 किलो इकट्ठा ले लेते हैं, तो वो उसमें जो साइड में बांधने का रहता है ना, वो नाड़ा भी ले लेते हैं। अच्छा, इसमें जब आप कपड़ा खरीदते हैं तो क्या क्या सावधानियां रखते हैं कि किस क्वालिटी का कपड़ा होना चाहिए, सूती या फिर और कोई? हम लोग के हिसाब से तो अच्छी क्वालिटी का ही लेते हैं। अच्छा। जी। अच्छा, ये तो हुई अभी कोरोना के समय की बात, और आप बहुत पहले से समाज की सेवा में जुड़े हैं। जब आप ये नर्सिंग के जॉब में थे तो उस समय आप क्या समाज सेवा करते थे? हम लोग इसके पहले वहाँ पे देवरी करके जगह है सागर के आगे, वहाँ से सागर से 65 किलोमीटर, वहाँ पे 27 साल रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ पे उस समय भी क्या है, जैसे नेत्र शिविर लगाना, तो नेत्र शिविर लगाते थे, तो उसमें रक्तदान, और वहाँ थैलेसीमिया वाले एक परिवार में 2 बच्चों को थैलेसीमिया था, तो उनको ब्लड वगैरह देना पड़ता था। तो फिर हम लोग के दिमाग में ये आया है कि ब्लड टेस्ट का ब्लड ग्रुप का कैंप लगा लें, तो कम से कम सबको सुविधा हो जाएगी। तो सागर देवरी से सागर 65 किलोमीटर है, तो जिसको भी किसी को भी यहाँ के जो भर्ती रहते थे पेशेंट देवरी के, तो उन लोग को ग्रुप टेस्ट करके उससे समझ में आ जाता था किसका ग्रुप मिल रहा, ब्लड की जरूरत होती थी, तो वो एक रजिस्टर डायरी बना लिए थे। उसमें काफी लोगों का 100-150 लोगों का टेस्ट करके, ग्रुप टेस्ट करके उसमें लिख लिए थे। तो उन लोग से लिखवा लेते थे, जरूरत पड़ेगी तो आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं क्या, तो उनसे रिटर्न ले लेते थे। अगर जरूरत पड़ती थी तो उन लोगों से बात करके
फिर उनको बुला लेते थे, बुला के फिर उनको बात करके जिसको भी जरूरत पड़ती थी परिचय करा के उनको भेज देते थे। तो हम लोग का वहाँ पे काफी अच्छा वो था, ये ब्लड टेस्ट पैथोलॉजी का भी काम करते थे, टेक्नीशियन थे, तो वहाँ स्लाइड वगैरह बनाते थे, काफी लोगों का फ्री में टेस्ट होता था, मलेरिया पॉजिटिव वगैरह आता था। अच्छा। तो काफी लोगों से ना क्या पैसे लेते नहीं थे, काफी गरीब लोग भी रहते थे, तो हम लोग से जो बनता था वो हम लोग मदद करते थे। और जैसे कुछ गांव में ऐसे गरीब इलाके वाले गांव रहते थे, वहां पे हम लोग जाते थे, तो ये गेहूं और चावल ले जाते थे। तो गरीब लोग जो रहते थे उनको 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल और गर्म कपड़े वगैरह ले जाते थे। कई लोगों से क्या है, अच्छे बड़े बड़े परिवार के लोगों से एकत्रित कर लेते थे। जी, कपड़े हैं, साड़ी वगैरह सब आज भी है ना, वो करते हैं यहाँ पे भी। तो वहाँ से ये बना हुआ है, वहाँ से घर घर जाके लेके आ जाते थे अच्छे परिवारों के, और फिर गांव में ले जाके बांटते थे। तो गांव के लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते थे, बड़ी प्रसन्नता होती थी, काफी भीड़ हो जाती थी, अच्छा लगता था। वहाँ पे भी रहा। और कैंप, आई कैंप में जैसे छुट्टी हो जाती पेशेंट का, आई कैंप लगाते थे, कम से कम 50-60 पेशेंट हो जाते थे। तो सागर से डॉक्टर आते थे, सर्जन, तो जितने केस आते थे उनका आई ऑपरेशन होने के बाद में उनको डिब्बे में पूरी सब्जी वगैरह रख के बांट देते थे डिब्बे में। अच्छा। छतरपुर में शहीद जवान के जो कारगिल में जिनके पति खत्म हो गए थे, तो उनके घर हम लोग संपर्क करने गए थे। तो उस परिवार से हम लोग मिले, वो शॉल और नारियल और 2000 रुपए उनको दिए शादी की सालगिरह में। तो हम लोग सैनिक कल्याण निधि में भी गए थे, वहाँ पे 20,000 हम लोगों ने वहाँ सैनिक कल्याण निधि में दिए थे दान में। तो ये जो समाज में सेवा आप लोग कर रहे हैं, तो ये आप दोनों मिलकर ही करते हैं और कोई लोग भी जुड़े हैं इसमें? नहीं, सैनिक कल्याण निधि में तो हम ही लोग देते हैं, और जैसे वृक्षारोपण में है इसमें जुड़े हैं, और कपड़ा वितरण करने के लिए यहाँ पे किशनगढ़ के यहाँ गांव में जो उस साइड एरिया में गरीब जो गाँव है वहाँ पे संगम सेवालय है, विपिन अवस्थी जी, वो उनकी गाड़ी में उन लोग भी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं उनके साथ में। संडे के दिन वृक्षारोपण हम लोग अक्सर करते थे, अभी लॉकडाउन के कारण कम हो गया है। केरल में जब बाढ़ आया था 2018 में, उस समय प्रधानमंत्री वहाँ के मुख्यमंत्री जी के लिए 25,000 लोग दान राशि दिए थे जी। राहत कोष में दिए थे 25,000 रुपए आपने राहत कोष में उस समय दान दिया था जब ये बाढ़ आई थी। बहुत अच्छा काम किया आपने। हाँ, यहाँ पे एक गरीब परिवार थे, उनकी 7 कन्याएं थी, तो उसमें 7 बच्चियों में 2 बच्ची की तो शादी हो गई थी, तीसरी और चौथी बच्ची की शादी में हम लोगों ने उनके लिए चंदा इकट्ठा किए थे। तो उसमें हम लोगों ने करीब 10,000 उनको दिए थे दोनों बच्चियों के टाइम पे, और कुछ कपड़े वगैरह भी दिए, साड़ी वगैरह जी इन कन्याओं के। इसमें आप लोग जिस तरह की समाज में सेवा कर रहे हैं, इसी से संबंधित अगर किसी को सहायता की जरूरत है और आप लोगों से संपर्क करना चाहता है, तो कोई मोबाइल नंबर आप देना चाहें? जी, हाँ, मैं मोबाइल नंबर दूंगी 75 66 48 36 10 36 10। जी, इस नंबर पर सीधे संपर्क करके जो भी सहायता उपलब्ध करवा सकते हैं वो आप करवाएंगे? बिल्कुल करेंगे, हम लोग जो बनेगा हम लोग करेंगे। जी। बिमला सोमन जी, आपसे बहुत अच्छी बात हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थी सामाजिक सेवा में लगी हुई बिमला सोमन जी छतरपुर से। जो आप मास्क पहनते हैं, अगर आपने घर पर बनाया हुआ मास्क है तो उसको आप बार बार धुलिए, बिना धुला हुआ मास्क मत पहनिए। और आपका जो मास्क है, ऐसा नहीं कि आपका मास्क घर के काफ़ी लोग पहन लेते हैं, आपस में मास्क ही शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सभी के मास्क अपने अलग अलग हों और उनको धुल कर रखना है। जब भी आप बाहर जाते हैं और बाहर से आते हैं तो मास्क को धुल कर रखिए। जब भी आप सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं, खासकर भीड़ वाली जगहों पर, वहाँ पर हमेशा साफ मास्क पहन कर जाइए। और हमेशा यह सुनिश्चित रखें कि आपने जो मास्क लगाया हुआ है वो आपकी नाक और मुंह को ठीक से कवर किए हुए है। आप बार बार मास्क को मत छूइए। अगर ऐसा करते हैं तो आप बार बार अपने हाथों को धोइए। और आपका मास्क अगर गीला हो गया है, गंदा हो गया है, तब भी आप मास्क को लगाए जा रहे हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आपका मास्क गंदा है, गीला है, तो कृपया उसे
धुलिए, उसके बाद ही उसे उपयोग में लाइए। तो श्रोताओं, यह था हमारा कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए, आप हमारे कार्यक्रमों की जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। आकाशवाणी छतरपुर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर उपलब्ध है AIR छतरपुर के नाम से। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और नवीनतम जो भी जानकारी होती है, नवीनतम जो भी कार्यक्रम होते हैं, वो आपको सुनने को मिलेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। रविंद्र प्रजापति को नमस्कार।